मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह डीएवी पीजी कॉलेज इतिहास विभाग में हूँ। बीए 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए टॉपिक है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना बाबर ने किया। अकबर ने इसका विस्तार और अस्थायित्व प्रदान किया। जहांगीर और शाहजहां ने भारत में मुगल सत्ता को बनाए रखा तथा औरंगजेब ने दक्षिण में इसका अभूतपूर्व विस्तार किया। लेकिन इस विशाल साम्राज्य को बनाए रखना एक कठिन काम था और इसके पतन के लिए विशेष करके औरंगजेब की दोषपूर्ण नीतियां थी, उसके कमजोर उत्तराधिकारी थे। इसके अतिरिक्त भी कई कारण थे जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन होना। जो सबसे बड़ा कारण था कि मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार के नियम का जो अभाव था। मुगल सत्ता के स्थापना से लेकर अंत तक उत्तराधिकार के नियम का बराबर प्रश्न बना हुआ था और उसके लिए लड़ाइयां होती रहती थी और जिसकी तलवार में सबसे अधिक ताकत होती या जिसको सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त होती उसी के हाथ में सत्ता आती थी। उत्तराधिकार के इस युद्ध में हम देखते हैं कि हुमायूं के खिलाफ उसके भाइयों ने संघर्ष किया। अकबर के खिलाफ जहांगीर ने विद्रोह किया। जहांगीर के खिलाफ शाहजहां ने विद्रोह किया और शाहजहां के विरुद्ध औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध किया और औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत औरंगजेब के पुत्रों ने उत्तराधिकार के लिए युद्ध किया। यह उत्तराधिकार के युद्ध में विशेष करके शहजादे तो भाग लेते ही और उसमें इसके अतिरिक्त दरबारी, सूबेदार, जागीरदार, मनसबदार और महल की स्त्रियां भी भाग लेती थी और इस षड्यंत्र से और इस गुटबाजी से मुगल साम्राज्य की अपार जन धन की हानि हुई और मुगल साम्राज्य पतन की राह पे चल पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण था कि सत्ता का कमजोर होना और औरंगजेब की मृत्यु उपरांत जो प्रांतीय सूबेदार थे इनकी महत्वाकांक्षा अत्यधिक बढ़ गई थी। हम देखते हैं कि बहादुर शाह से लेकर बहादुर शाह जफर के बीच जितने भी बादशाह हुए वह बहुत ही कमजोर, चाहे वो राजनीतिक गुण हो चाहे चारित्रिक गुण हो, सब में बहुत निर्बल नजर आते हैं। और विशेष करके औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत बहादुर शाह गद्दी पर बैठा तो वह किसी भी तरह से 6-7 वर्षों तक वह पारितोषिक दे करके, जागीरदारी दे करके और उपहार बांट कर किसी तरह बना रहा। और उसके पश्चात जहांदार शाह तो इतना चरित्रहीन निकल गया कि वह एक नाचने वाली लाल कवर के हाथों का खिलौना बन गया। और ऐसे ही चारित्रिक गुण बाद में भी देखने को मिलते हैं और फारूक सियर सैयद बंधुओं के हाथ का खिलौना बन गया, तो वहीं मोहम्मद शाह रंगीला निजामुल मुल्क के हाथों का एक तरह से खिलौना बना रहा। यह तमाम किंग मेकर्स पैदा हो गए जिनकी शक्ति बादशाहों से भी बढ़ गई थी। ऐसे यह वजीर और शक्तिशाली सूबेदार हो गए कि मुगल साम्राज्य दिन पर दिन पतन की राह पे चल पड़ा। और सबसे बड़ा कारण था कि यह मुगल साम्राज्य के या बादशाहों के निर्माता तो थे ही, इन्होंने इनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि इन्होंने हैदराबाद, अवध, बंगाल, गुजरात, बुंदेलखंड, पंजाब जैसी रियासतें स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली और दक्षिण में पहले ही मराठे स्वतंत्रता कायम कर चुके थे। और इस तरह से हम देखते हैं तो इन प्रांतीय सूबेदारों की महत्वाकांक्षा से मुगल शक्ति का काफी ह्रास हुआ और यह जो है दरबारी और गुटबाजी का केंद्र बन गया। और विशेष रूप से औरंगजेब की मृत्यु उपरांत जो मुगल सत्ता थी उसमें कई गुट स्थापित हो गए। उसमें अफगानी हैं, तुरानी हैं, ईरानी हैं, हिंदुस्तानी हैं और इन गुटों में आपसी संघर्ष होता रहता। अपने पक्ष का बादशाह बनाने के लिए बराबर द्वेष ईर्ष्या मची रहती और उनमें संघर्ष होता
और इससे मुगल सत्ता की हानि हो रही थी। मुगल सत्ता निर्बल तो हो ही रही थी, और विशेष करके जो दरबारी वफादार होते, जैसे हम पूर्व में देखते हैं महाबत खां, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, मीर जुमला जैसे जो वफादार दरबारियों की कमी हो गई, और जो दरबारी थे ये लोग स्वार्थ में अपने धन इकट्ठा करने के क्रम में ही लगे रहते थे, और इससे बादशाहों की स्थिति तो कमजोर हुई ही, मुगल सत्ता जो है चारों तरफ से नितांत कमजोर आने लगी थी। प्रशासनिक भ्रष्टाचार इस कदर से पूरे शासन और प्रशासन में छाया हुआ था कि अब योग्य लोगों की कमी होने लगी थी और अच्छे जमींदारों की कमी होने लगी थी। बहुत से ऐसे जमींदार दबाव में नियुक्त कर दिए गए थे जो कृषकों से मनमानी जो है वो सारा राजस्व वसूल करते थे, और विशेष करके इसे पूरे शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, और जो योग्य व्यक्ति थे उनको नकार दिया गया था, और पदों के जो वंशानुगत होने से निर्बल उत्तराधिकारियों का भी चयन हो जाता था, उसे सत्ता की काफी हानि हो रही थी। मुगलों के पतन का एक और कारण था विदेशी उत्पत्ति। मुगल मध्य एशिया से आकर के भारत में बसे थे, वहीं की आदर्श और नीतियां भारत में लागू करना चाहते थे। अधिकांश सिपाहसालार उनके मध्य एशिया से आए हुए थे और बड़े बड़े पदों को प्राप्त किया था, और भारतीय जनता में अकबर के सिवाय कोई और बादशाह वह स्थान नहीं बना सका कि वह भारतीयों से घुल मिल गए हैं। इसका परिणाम हुआ कि भारतीय जनता यह समझने लगी थी कि उसका काम केवल राजस्व देना और कानून मानना है, और इसका लाभ उठा करके मराठे, शेख, सतनामी ये लोग विदेशी होने का उनका प्रचार करने लगे और उनसे मुक्ति पाने का रास्ता खोजने लगे। और इसका बहुत हद तक कारण था कि इन बादशाहों की संकीर्ण धार्मिक नीतियां थी और उनके राज्य के आधार इस्लामिक राज्य होना था। इस कारण से उन विदेशियों को यहाँ की जनता बाहर भगाना चाहती थी, और उनका उतना समर्थन नहीं किया जितना करना चाहिए था, और उन लोगों ने भी मिला-जुला समाज स्थापित करने में नाकाम साबित हुए। और विदेशी विशेषकर हम देखते हैं जो इसका पतन हुआ मुगल साम्राज्य का, उसमें एक और बहुत बड़ा कारण था विदेशी आक्रमण। इसमें दो महत्वपूर्ण कारण हैं, औरंगजेब की मृत्यु उपरांत नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। क्योंकि भारत की पश्चिमी सीमा एकदम से कमजोर हो गई थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी एकदम से कमजोर हो गए थे, उनमें सैनिक गुणों और चारित्रिक गुणों का घोर अभाव था, और किसी तरह से वह नाम मात्र के सत्तासीन थे और बादशाह कहलाते थे, और उनके सूबेदार भी उनकी बातों को मानने से इनकार कर देते थे। यह सब का जब समाचार भारत के बाहर पश्चिमी सीमा पे जब पहुंचता था, तो भारत के अशांत वातावरण का लाभ उठा करके नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। उसके और कारण थे, वह भारत की वैभव धन को सुना था, उसकी अदम्य लालसा थी कि भारत को किसी तरह से लूटा जाए, और पश्चिमी सीमा के न मजबूत होने से उसका खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। और मोहम्मद शाह के समय उसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और कांधार लाहौर को जीतता हुआ पंजाब आ थमका, और मोहम्मद साहब उससे युद्ध करने गया, लेकिन यह अक्षम बादशाह शाह उससे युद्ध नहीं कर सकता था, और पंजाब को लूटता हुआ दिल्ली में वह महीनों रहा, और यहाँ से कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन सहित करोड़ों रुपए प्राप्त करके एक तरह से दिल्ली का खजाना ही खाली कर दिया और दिल्ली के बादशाह को जो है कंगाल बना दिया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि यहीं से आक्रमण नहीं रुकता है, और उसके कुछ ही समय पश्चात जब मराठों का उत्कर्ष हो गया था और वह एक तरह से किंग मेकर हो गए थे और उनकी सत्ता दूर तक फैल गई थी, और उन्होंने दिल्ली के साम्राज्य में विशेष करके उन्होंने अपना हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था। इससे अब्दाली बहुत नाराज हुआ था
और अब्दाली आक्रमण करने की योजना बनाया, क्योंकि वह नादिर शाह के साथ भारत आया था। भारत की वैभव, भारत की जो धन है, भारत की व्यवस्था को अपने आंखों से देखा था। अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध किया 1761 में, और उसमें मराठे परास्त हुए और भारत की अपार धन हानि हुई। इससे एक तो बात निश्चित हो गई कि एक क्षत्रिय शक्तियों का उदय तो हुआ ही, दूसरी बात हो गई कि मुगल सम्राट केवल नाम मात्र का बादशाह है, उसकी छवि पूरे संसार में धूमिल हो गई और विशेष करके युद्ध के लिए हमेशा रास्ते खुल गए। दूसरी बात है कि जो वजीरों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि हम शाह आलम को देखते हैं कि उसके भय से वह दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करने नहीं जा रहा था और दूर से ही शासन कर रहा था। तो विदेशी आक्रमण से जहां सम्राटों की छवि खराब हुई, और दूसरी तरफ देखते हैं कि तमाम शक्तियों के लिए दिल्ली के द्वार खुल गए। और जहां तक यूरोपीय शक्ति की बात है, इसी समय यूरोपीय शक्तियों का भी उदय हम देखते हैं। यूरोपीय शक्तियां यहाँ पे व्यापार करने के लिए 16वीं शताब्दी में प्रवेश किया, और उसमें अंग्रेज विशेषकर सबसे आगे निकल गए। उन्होंने धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लिया, और 18वीं शताब्दी में वह कर्नाटक युद्धों में सबसे आगे निकल गए, और बक्सर के युद्ध में उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। और इसके आगे तो हम देखते हैं कि मुगल सत्ता का उन्होंने विनाश ही कर दिया। तो मुगल साम्राज्य के पतन में कई शक्तियों का हाथ रहा, जिसका पतन उसका मुख्य कारण की रहा कि जो यह उत्तराधिकारी थे, यह अक्षम थे और शासन सत्ता की रक्षा करने में बिल्कुल ही नाकामयाब साबित हुए थे। और विशेष करके हम देखते हैं कि जो इनकी नीतियां रहीं वह अच्छी नहीं रही, और जहां तक इनके सैन्य संचालन का प्रश्न है, इनके राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है, इनकी कूटनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है, इसमें एकदम से वो अक्षम रहे। और इनकी सैन्य निर्बलता जो है सबसे ज्यादा इसमें दिखाई देती है। उसका कारण था कि केंद्रीय सत्ता जो है मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। मुगल राज एक सैनिक शासन था, और जो जमींदार होते थे, विशेषकर जो जागीरें दी जाती थी, और उसको जो है वो गलत दिखाते थे, और वास्तविकता से वह दूर थी। और वह सिपाही भी उतने कुशल नहीं रखते थे जितना पूर्व में रखते थे, क्योंकि यह अक्षम जब शासक हो गया तो उसके जागीरदार और जमींदार भी अक्षम हो गए, और लड़ाइयों के समय में यह काम नहीं देते थे। और वह सिपाही विशेष करके जो रखते थे, जो युद्ध के समय बुलाए जाते थे, वह राष्ट्रीय भावनाओं से भी उनके में कमी होती, विभिन्न जातियों धर्मों के होते, और वह एकता के भाव से उसमें लड़ते नहीं थे। और दूसरी बात थी कि इसमें राष्ट्रीयता का अभाव दिखाई देता था। और विशेष करके कई ऐसे प्रश्न हुए, कई ऐसे समय आए जब मुगलों ने राजपूतों को रुष्ट कर दिया, और यह वीर राजपूत हमेशा उनके सहायक सिद्ध होते, लेकिन उनका साथ जब वह कमजोरी देखे तो वह भी छोड़ दिए। और मुगलों का जो विलासतापूर्ण जीवन था, वह पालकी में बैठ करके बादशाह लड़ने जाने लगा। तो ऐसे बादशाह कभी युद्ध जीतने की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती थी। उनके अस्त्र शस्त्र पुराने हो गए, क्योंकि वो भारी तोपे लेके जाते, और जो घोड़े पे सवार होते, कवचधारी होते, भारी कवचों से लदे होते। उनके खिलाफ 18वीं शताब्दी में छोटी बंदूकों का प्रयोग हो गया था, वह फुर्तीले होते। जहां तक मराठों का प्रश्न है, वो आंधी की तरह आते और निकल जाते। वहीं परंपरागत युद्ध में यह केवल डटे रहते और परंपरागत युद्ध की शैली ही अपनाते। मैदानी युद्धों में तो कुछ प्रवीण थे, लेकिन छापा मार युद्ध में यह बिल्कुल भी जो है नाकाम साबित हो जाते। और नौसैनिक, जहां तक यूरोपीय शक्तियों ने इन पर विजय प्राप्त किया था, नौसेना की तरफ तो औरंगजेब को छोड़ दिया जाए, छोटा सा नौसेना को छोड़ करके कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह तमाम ऐसी बातें थी जो सैनिक इनकी दुर्बलताएं थी, इस पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और विशेष करके जो इन्होंने अनुशासनहीनता इनमें छाई हुई थी, केवल विलासप्रियता का बोलबाला था। तो इस तरह से यह कोई भी ऐसा राज्य जो है कायम या स्थिर नहीं किया जा सकता जिसमें इसमें दुर्गुण भरे हो। और सबसे बड़ी बात थी कि जो यह शासक थे अपने पूर्व के शासकों से कोई बात भी नहीं सीखते थे। जहां तक नीति का प्रश्न है या धार्मिक नीति का प्रश्न है,
अकबर की समन्वयकारी नीतियों ने तो भारतीयों को एकजुट कर दिया और उसकी छत्रछाया में लड़ने के लिए तैयार भी रहते थे। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि चाहे जहांगीर हो चाहे शाहजहां हो, औरंगजेब ने तो हद ही कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसकी संकीर्ण धार्मिक नीतियों ने मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया। इससे तमाम हिंदू जनता में रोष छा गया और उसके खिलाफ जहां जाट, सिख, मराठे, बुंदेले सभी जो है उसके खिलाफ हो गए और धार्मिक नीतियों से एक विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। और विशेष करके मंदिर तोड़ने के प्रश्न पर तो काफी रोष ही व्याप्त हो गया। इसके अतिरिक्त तमाम तरह के कर लगा दिए जाते जो एक तरह से जजिया कर उसमें विशेष रूप से मुख्य रूप से था और इसके कारण बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा शासन पे, मुगल शासन पे। और दूसरी बातें थी कि औरंगजेब एक ऐसा अपने को मुसलमान साबित करना चाहता था कि जिसे कुरान के अनुसार ही राज्य किया जाए, इसका भी राज्य पे विपरीत प्रभाव पड़ा। और कुछ बातें थी कि औरंगजेब जो है एक लंबे समय तक शासन बना रहा, वो बड़ा संदेही स्वभाव का व्यक्ति था। उसने अपने पुत्रों पर भी विश्वास नहीं किया कि वह जो राजकीय गुण हो उसको सीख सके, सैनिक गुण हो उसको सीख सके, अच्छी शिक्षाएं उनको प्राप्त हो सके, ये भी नहीं हुई। और जब वो बैठे तो यह गुणों अंतःपुर में ही वो अपना व्यसनी जीवन व्यतीत करते थे। इस कारण से उत्तराधिकारी उसके कमजोर साबित हुए और धार्मिक नीतियां विशेष कर बाद में कुछ ढील तो दी गई औरंगजेब की मृत्यु के बाद, लेकिन काफी देर हो चुका था। उस समय जो प्रांतीय सूबेदार थे वो सशक्त हो गए थे और उन्होंने स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया था। इस तरह हम देखते हैं कि जो धार्मिक नीति है उसका विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है और इसके कारण जो राज्य की आर्थिक स्थिति थी इसका भी प्रबल प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य था उसकी मुख्य राजस्व के स्रोत कृषि थी और कृषि व्यवस्था जो जमींदारों की नियुक्ति का जो प्रश्न उठा उससे हम देखते हैं कि कृषि व्यवस्था पे एकदम से विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो नए नए जमींदारों की नियुक्तियां होती थी और औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत जो खालसा भूमि थी उसको खास करके इजरा जो थी और उसको उन्होंने ठेके पर दे दिया और नए नए जमींदार पैदा हो गए जो कृषकों पे जो है बहुत से शोषण करने लगे। इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और आर्थिक स्थिति डवाडोल होने का कारण था कि औरंगजेब ने अपने राज्य का बहुत ही लंबा चौड़ा विस्तार कर लिया था और उसकी सुरक्षा करना एक कठिन काम था और उस पे युद्धों पे बहुत से धन खर्च होते थे जिससे राज्य का खजाना खाली हो गया था। और इसके अतिरिक्त पूर्व में मुगल बादशाहों ने वैभवशाली भवनों का निर्माण किया, इससे भी राज्य का खजाना खाली हो गया। तो कई इस तरह से विपरीत ऐसे प्रभाव पड़ते दिखाई देते हैं जिससे आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गई। इसके अतिरिक्त जो क्षत्रिय सत्ता का उदय हुआ उसने जो है केंद्रीय सत्ता को राजस्व कर देना बंद कर दिया। इससे विपरीत प्रभाव पड़ा और मुगल सत्ता एक तरह से लचर हो गई और उसका शासन जो है दिल्ली के आसपास ही घूमता हुआ नजर दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि बहुत से अन्य कारण थे कि जो मुगल सत्ता को पतन से बचा नहीं सके। उसमें एक कारण था कि एक अच्छे शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई जो उनको ऐसा शिक्षा देती जो अपने साम्राज्य को की रक्षा कर सकते थे, उसका अच्छा निर्माण कर सकते थे, भविष्य में अच्छे नेता पैदा हो सकते थे जो ओजपूर्ण ढंग से नीतियों का पालन करते, यह भी नहीं हो सका था। दूसरी तरफ उनकी नीतियों से ऐसी लड़ाकू जातियों खास करके सिख, राजपूत और जाटों का उदय हो गया जिन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया और स्वतंत्रता स्थापित कर लिया। तो कई ऐसे कारण थे जिसके स्वरूप हम देखते हैं कि भारत में मुगल राज के पतन का कारण हुआ। अगर हम इतिहासकारों पे नजर डालें तो इतिहासकार उस पे मुगल सत्ता के पतन का कारण बताते हैं। अगर हम सतीश चंद्र की बातों का उल्लेख करें तो उन्होंने पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट में लिखा है कि अर्थव्यवस्था का चौपट हो जाना मुगल साम्राज्य के पतन का कारण था। खफी खां कहते हैं कि किसानों पे इतना अत्याचार हुए, अधिकारियों ने विशेष करके जुल्म, दबाव, अत्याचार का
इतना तांडव मचा दिया कि उन्होंने इस अत्याचार करने में अल्लाह को भी भूल गए, जिसका न्यूनतम वर्णन ही किया जा सकता है। और इरफान हबीब का मानना है, उन्होंने एग्रीगेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया में बताया कि कृषकों पर घोर अत्याचार करना ही मुगल साम्राज्य के पतन का कारण था। और विलियम अर्विन का मानना है, उन्होंने लिखा कि द आर्मी ऑफ मुगल इंडिया में लिखा कि मुगल साम्राज्य की जो सैनिक अदक्षता थी उसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो इस तरह से अगर हम कुल मिलाकर देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो उनकी नीतियां, उनकी अक्षमता, उनके चरित्र, उनके मनोबल उसके मुख्य उत्तरदायी थे।